हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अकाउंट्स का लेसन 6 सिंगल एंट्री सिस्टम करने जा रहे हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा क्या होता है, ये हमारे जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको इतना उनके पास बजट नहीं होता कि वो एक अकाउंटेंट हायर कर सके और अकाउंटिंग कर सके, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सके। तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से हिसाब रख लेते हैं। उस हिसाब को कहते हैं सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स। क्यों वो क्या करते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। सेल्स का रिकॉर्ड रखते हैं, परचेजेस का रिकॉर्ड रखते हैं, लाइबिलिटी है उसका रिकॉर्ड्स रखते हैं, कुछ एसेट्स का रिकॉर्ड्स रखते हैं। इन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड्स रखते हैं और तो वो हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ पे हम सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे करते हैं, हम उसकी बुक कीपिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, और फिर उसको सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंगल एंट्री रिकॉर्ड बनाते वक्त हम कैसे अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है हमारा सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट करता है, ठीक है। कोई एक ही अकाउंट होता है जो जिसमें इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। जैसे हमारी डबल एंट्री में दो साइड इंक्रीज़ और डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ें होती थी, वैसे इसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने तो तुम्हें ये बता ही दिया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि हमारे क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारी ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाती है क्योंकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स नहीं होते। अब सारे रिकॉर्ड्स होंगे तभी तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हम इक्वल कर पाएंगे। जब हमारे पास अकाउंट्स ही कुछ है तो उसमें हम ट्रायल बैलेंस नहीं फॉर्म कर पाते और इस वजह से हम ये नहीं जान सकते कि ये हमारी जो अकाउंट्स हमने करी है वो सही है या नहीं है, इसमें कितनी गलतियाँ है या नहीं है, ये पता नहीं कर सकते हम। ट्रायल बैलेंस ईजी पड़ जाता है हमें पता करने के लिए। दैन उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असरटेन प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंस, कुछ इनकम्स, लायबिलिटीज़, इन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड हम वो भी पूरा नहीं रखते हैं, थोड़ी ही चीज़ें का, बहुत कम चीज़ें हम इन का सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो इस वजह से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस हम सही से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। थर्ड है हमारा सिंस अकाउंट्स रिलेटिंग टू असेट्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर नॉट मेंटेन, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर सच असेट्स। तो हम असेट्स का यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम एसेट की चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, परचेजेस की रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स की रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हमें उनका नहीं पता चल पाता। द बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली विद डिफ़िकल्टी दैट टू विदाउट सफिशिएंट एक्यूरेसी। बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से होगी प्रिपेयर, और वो भी उसमें भी एक्यूरेसी हमारे पास नहीं होगी। Useful comparison for the guidance of management cannot be made because relevant information will generally be missing। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते उससे। जॉइंट स्टॉक कंपनीज कैन नॉट कीप बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम अंडर लॉ बट सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप में इफ दे so wish adopt this system but unless the firm is very small it is not desirable to do so। मैंने पहले बताया था कि हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इसको फॉलो कर सकता है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती है वो इसको फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉ के तहत उनको मना है कि आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना है। सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप्स कर सकते हैं उनकी मर्ज़ी पे कि वो अगर उनका बजट बने ना बने, उनकी खुद की मर्ज़ी कि उन्हें हायर करना है या ऑडिटर नहीं करना है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। अगर छोटे हैं तभी, पर अगर बड़ी कंपनी है तो फिर आपको यह है कि
आपको करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बजट है, अप्रोप्रिएट बजट है, आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हो तो आपको कैसे अपनी प्रॉफिट असरटेन करनी है। तो उस देखो हम कैसे प्रॉफिट असरटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारे पास 20,000 कैपिटल था, और जब हमारा लास्ट हो रहा है, ईयर लास्ट हो रहा है, तब हमारे पास 25,000 है। तो मतलब कि 5,000 की हमने प्रॉफिट करी होगी, तभी हमारा कैपिटल बढ़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एडिशनल कैपिटल वो लाया था 4,000 का, सो दैट मीन्स उसने 1,000 की वहाँ पे प्रॉफिट करी होगी। इस ऐसे मतलब सपोज करके हम यहाँ पे प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। देन उसके बाद उसने बोला कि 500 रुपीज़ उसने सपोज द फिगर ऑफ ₹500 per month or 6,000 for the year had this money not been drawn, the capital would be 31,000 and profit earned would have been 7,000। और उसने ड्राइंग करी है 6,000 की पर ईयर, तो वहाँ पे हो गया। अगर वो 6,000 पर ईयर की ड्राइंग नहीं करता तो उसके पास कितना प्रॉफिट होता, कैपिटल होता 31,000 और प्रॉफिट होता 7,000। ठीक है। तो हम कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, हम देखते हैं कि ईयर एंड के टाइम पे हमारा कितना कैपिटल है, उसमें से हम ऐड कर देते हैं। अगर हमने ड्राइंग्स करी है तो वो हम ऐड कर देते हैं। फिर उसमें हमने कोई लेस करते हैं, हम क्या एडिशनल कैपिटल अगर हमने इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर तो वो हम लेस करते हैं। तो क्या आता है हमारे पास, कैपिटल एट द बिगनिंग आ जाता है। अब कैपिटल एट द बिगनिंग आ गया है हमारे पास, तो अब क्या होगा, अब जो डिफरेंस आएगा हमारा किसका, जो हमारी कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स थी उसका, और फिर उसके बाद कैपिटल एट द बिगनिंग का जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आएगा। लाइक जैसे यहाँ पे ये हमारा 31,000 आ गया, फिर उसने फ्रेश कैपिटल और कैपिटल एट द बिगनिंग, जो भी हमारे होल ईयर का कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया या कैपिटल बिगनिंग था, उसका समेशन हमारा 24,000। अब इसका जो है जो डिफरेंस आया 7,000 का हमारा डिफरेंस आया, वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट निकल आया ड्यूरिंग द ईयर का। ठीक है। अब हमारा कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल हम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो उसके बाद हमने अभी तक जाना कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब प्रॉफिट में हमारा क्या था, हमारी ड्राइंग्स और कैपिटल हमारी ज़रूरी थी, तो हमें पता करना है कि अब वो कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें क्या होता है, कहाँ से मिलती है, बैंक बैलेंस तो हमारी बैंक पासबुक की डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट से हमें मिल जाती है। कैश इन हैंड हम कैश का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, किसी भी दुकान में जो कैश रिकॉर्ड्स रखी जाती है। डेटर्स हमें परचेज बुक से मिल जाती है, डेटर्स हमें सेल्स बुक से मिल जाती है, क्रेडिटर्स हमें परचेज बुक से मिल जाती है, स्टॉक अकाउंट भी हमारे परचेज एंड सेल से मिल जाती है। प्लांट में हमारी जो फंड असेट्स वगैरह होता है, तो वो फिर हम होता है कि वो हम रिकॉर्ड फिर कर लेते हैं कि जो हमारे जब हमने ख़रीदी थी उस टाइम से थोड़े रिकॉर्ड्स हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके इनवॉइसेस होते हैं हमारे पास, तो वहाँ से हमारी प्लांट एंड फर्नीचर की रिकॉर्ड्स आ जाती है। तो फिर हम जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं। और एडिशनल कैपिटल होता है तो वो इंट्रोड्यूस करना होता है, प्राइवेट यूज़ का ड्राइंग माइनस करना होता है, फिर उसके बाद TDD हमें लगाना होता है, वो भी तुम लोगों को पता है कैसे लगता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है, लाइबिलिटी साइड का कम आता है हमारा, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमारा कैपिटल हो जाता है। तो ऐसे करके हम ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल हम निकालते हैं ईयर का। ठीक है,
देन उसके बाद हम सिंगल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड्स को कैसे हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम जानेंगे। देखो, उसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है कि क्या हमें देखना है कि जो हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं उनके अलावा जो हमारे अकाउंट्स नीडेड अकाउंट्स हैं, हमें पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो वो कौन कौन से अकाउंट्स जो हमें लगेंगे ज़रूरी है और ज़्यादा, मतलब जो हमारे बने हुए हैं उनके अलावा और कौन से अकाउंट्स हमें लगेंगे, तो वो सारे अकाउंट्स हमें ओपन करने हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है कि हमें कैश बुक में जाना है। कैश बुक में हमारे जो कस्टमर्स और सप्लायर के जो ट्रांजैक्शन है उनके अलावा जो अदर ट्रांजैक्शन है उनको हमारे उस अकाउंट मतलब उनको हमें पोस्ट करना है हमारे अकाउंट्स में। ठीक है, जो हमने अकाउंट्स ओपन करी थी उनमें हमें उसको पोस्ट करना है। कस्टमर और सप्लायर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो हमारे पहले से हमने सेल्स अकाउंट बना रखी है, परचेज अकाउंट बना रखी है, जिससे हमारे पास डेटर्स होंगे एंड क्रेडिटर्स भी होंगे हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम इसीलिए छोड़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे क्या होंगे, उसके अलावा हमारे जो एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, वो होंगे उस कैश बुक में। ठीक है, हमारे कुछ लाइबिलिटीज़ पेमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज़ हो सकती है, एसेट्स के लिए हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसीलिए उनको हम ट्रांजैक्शन को उसको हम पोस्ट करेंगे उसके अकाउंट्स में जिसमें वो है। ठीक है, देन उसके बाद हम सारे पर्सनल अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे कस्टमर अकाउंट्स जो थे, कस्टमर के रिलेटेड जो अकाउंट्स थे, उससे हमारे क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास क्रेडिट सेल्स अकाउंट आ जाएगी, क्रेडिट बिल रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगी, चार्जेस अकाउंट आ जाएगी, डेबिट कैश अकाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे पास। और सप्लायर्स के अकाउंट्स एनालाइज करने के बाद हमारे पास क्या क्या अकाउंट्स आएंगे, हमारे पास क्रेडिट परचेज की आएगी, बिल पेबल डिसऑनर्ड की आएगी, कैश पेड, परचेज रिटर्न, बिल्स डिस्काउंट्स रिसीव्ड, बिल्स पेबल इशूड, डेबिट्स बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट, ये सारी चीज़ें ये सारे अकाउंट्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें चेक करना है, वेस्ट बुक अपना चेक करना है कि उसमें कोई भी अदर ट्रांजैक्शन हमारी रह गई है तो हमें उन्हें रिकॉर्ड करनी है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सब की रिकॉर्डिंग हमें करनी है। ठीक है, अकाउंट्स में पोस्ट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है। तो पीएनएल अकाउंट बनाने को हमारे पास अब सारी अकाउंट्स आ गई है। ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम ट्रायल बैलेंस टैली कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस मैंने 3rd चैप्टर में बताया था, ट्रायल बैलेंस कैसे उसकी फॉर्मेट बताई गई थी। ठीक है, अब उस ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हमें अब पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में। तो पीएनएल का, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का मैं फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग अकाउंट आता है, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे परचेजेस ऐड होते हैं। फिर उसके बाद हमारे सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमारे सारे इसमें आ जाते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड है जो, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे डेबिट साइड में। ठीक है, उसमें से हम रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस कर देते हैं। परचेजेस में से हम रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस करके, फिर उसके बाद हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तुम क्लोजिंग इन्वेंट्री को डेबिट साइड में लिख सकती हो और क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो। डेबिट साइड में अगर लिखो तो लेस करना पड़ेगा और क्रेडिट साइड में लिखो तो ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारा क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स आता है। सेल्स में से हम लेस करते हैं हमारे रिटर्न इनवर्ड्स जो कि हमारे सेल्स रिटर्न्स होते हैं। देन उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं क्रेडिट साइड में। अभी बताया था डेबिट साइड भी कर सकते हो, क्रेडिट साइड भी कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जीपी निकल आता है। जीपी हमारा, अगर हमारा डेबिट साइड हमारे क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रहा हो तो हमारे पास ग्रॉस लॉस आता है जो कि हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अगर हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से
कम आ रहा हो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो कि हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, हमारे P&L अकाउंट में। तो ये हमारा जो मैंने लाइनिंग की है, ये हमारा नीचे का हमारा P&L अकाउंट है। जो हमारे यहाँ पे GP था ये हमारा यहाँ पे आ गया, उसको हमने पोस्ट किया है P&L में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे डेबिट साइड में जो है ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो अगर यहाँ पे इस तरह निकले तो हमारे पास एन लॉस आ जाता है, नेट लॉस आ जाता है, और यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो हमारा नेट लॉस आएगा, और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है टोटलिंग में तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था। तो हम यहाँ पे P&L हम बना लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं दिखा देती हूँ। सो बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमारे दो साइड्स होते हैं, एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड यहाँ पे थोड़ा इधर उधर कर दिया है। वैसे लायबिलिटी साइड हमारा क्रेडिट लेफ्ट साइड में होता है और एसेट साइड हमारा राइट साइड में होता है। ठीक है, अब एसेट्स में हमारे जो बेसिस सबसे पहले हम लिखते हैं करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स सारे हम एक जगह लिखते हैं। देन उसके बाद ये सारे हमारे नॉन करेंट एसेट्स हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिर करेंट एसेट्स में भी हमारे क्या होते हैं, कैटेगरी किस कैटेगरी में लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश। ठीक है, फिर उसके बाद कैश लिखने के बाद हम लिखते हैं जो कि हमारे कैश फॉर्म के बहुत ज़्यादा नियरर है कि हम उसको जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, कैश के बाद अगर कभी भी हमारे कंपनी में नीड पड़ी है तो सबसे पहले हम कैश पेमेंट्स करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारी सेकेंड उसमें कौन आएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तब जाके हम उसको पे कर पाएंगे। कुछ भी हमारी प्रॉब्लम आ गई है उसको पे करने के लिए सबसे पहले कैश, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, देन उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जिससे हमें रिसीव करना है वो आते हैं, सप्लायर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड देन टोटल तो हमारा टोटल करेंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। फिर उसके बाद एसेट्स उस हेडिंग में, फिर उसके बाद जो फर्दर कैटेगरी में डिवीजन होता है वो हमारा कैश बेसिस पे होता है कि कैश का नियरर सब्स्टिट्यूट पहला खुद वो कैश है, देन उसके बाद जो हमारे जो लिक्विड फॉर्म में हम लिखते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे देन उसके बाद हमारा लायबिलिटी साइड भी हमारा सेम है, करेंट लायबिलिटीज़ एंड देन नॉन करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बैलेंस शीट में तुम्हारा जो एसेट साइड है एंड लायबिलिटी साइड है दोनों इक्वल आना चाहिए, तब जाके तुम्हारा वो बैलेंस शीट सही होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।